आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ में भूदसाव को लेकर कार्रवाई जारी। प्रभावित दोनों होटल्स का पहला मंजिल गिराया। कई परिवारों के आशियाने भी इनकी वजह से खतरे की जद में। भूदसाव के खतरे की जद के चलते जोशीमठ में पसरा सन्नाटा। देवनगरी से आशियाने छोड़ पलायन को मजबूर लोग। चारों तरफ दहशत का माहौल। जोशीमठ में दरारों को भरने पहुंची टीम का लोगों ने किया विरोध। धामी सरकार पर लगाए मुआवजे और विस्थापन के लिए जगह न देने का आरोप। शहर विकास मंत्री ने कहा मास्टर प्लान के तहत होंगे निर्माण कार्य। कुमाऊं कमिश्नर का हल्द्वानी दौरा। शहर में अतिक्रमण और पॉलिथीन उपयोग पर जताई नाराजगी। नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट को दिए कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी। पहाड़ से मैदान तक कोहरा और शीतलहर की डबल मार। पड़ रही हाड़ कपाने वाली ठंड। कई जिलों में माइनस में पहुंचा पारा। अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ के मुख्य थाने के पास दो बड़े मंजिला होटल मौजूद है। दोनों होटल्स में बड़ी बड़ी दरार पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि होटल माउंट व्यू और होटल मालारीन इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। जो दोनों बहुमंजिला होटल कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर यह दोनों बड़े बहुमंजिला होटल मौजूद हैं। ठीक इन्हीं दोनों होटल के पीछे कई परिवारों का आशियाना है। जो आशियाने भी इन होटल्स की वजह से खतरे की जद में है, जिसको लेकर के प्रशासन के द्वारा इन होटलों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। बड़ी बात तो यह भी है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा होटल माउंट व्यू और होटल मलारीन के पहले नंबर की मंजिल तोड़ दिया गया है। इन दोनों बहुमंजिला होटल को तोड़ने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि आजकल विगत कुछ दिनों से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ भी पूरी तरह से ठप है, जिसके चलते वाहन बाईपास से होकर मुख्य बाजार तक पहुंच रहे हैं। जोशीमठ में आजकल लगातार भूदसाव के चलते अब लोग पलायन होते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। लगभग सारे वार्डों में मोटी मोटी दरार आ चुकी है, जिसके चलते कई आशियाने खतरे की जद में हैं, जिस कारण अब लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर है। इसी के साथ कई किराएदार भी अपना आशियाना छोड़ रहे हैं और जोशीमठ से पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते जोशीमठ में काफी सन्नाटा पसरा हुआ है। बस दिखाई दे रहा है तो चारों तरफ मोटी मोटी दरारें। जो दरार इस वक्त जोशीमठ के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कई आशियाने इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में हैं, जिस कारण देवनगरी में चारों तरफ दहशत का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोशीमठ से लोग पलायन करते हुए देखे जा रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पलायन करने के लिए लोग कितना मजबूर हैं। मायके की तरफ जाने का मन नहीं कर रहा, तो क्या करें, जाने पड़ेगा। कितने सालों से थे आप जोशीमठ में? हम 15-20 सालों से थे। कितना दुख हो रहा है आपको इस वक्त जोशीमठ छोड़ के? हमें यहाँ विगत 10-12 सालों से रह रहे थे। यहाँ हमारा बिजनेस का दुकान भी था और हम ये बिजली के काम भी करते थे। लेकिन इतना दुख हो रहा है यहाँ से जाने के लिए कि मन ही नहीं कर रहा। हम तो 3-4 दिन से तैयार हो रहे, पर क्या करें, बिस्तर उठाने का मन नहीं कर रहा। क्या करें, इमरजेंसी में जो दरारें पड़ रही हैं उनसे हमको बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी तो खिसकेगा तभी खिसकेगा। नवीन भंडारी। नवीन, जोशीमठ में भूदसाव को लेकर कार्रवाई जारी है, वहीं प्रभावित दोनों होटल का पहला मंजिल गिरा दिया गया है। जानना चाहूंगी कहां तक ये कार्रवाई पहुंची और अभी कितना समय और लग सकता है इस पूरी कार्रवाई में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जोशीमठ की अगर बात की जाए तो जोशीमठ के लोग लगातार जिस तरीके से पलायन भी करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि कई अब जोशीमठ के कई वार्ड भी खाली हो चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि जो जोशीमठ के जो नामी होटल है, उन होटलों पर जो लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, हालांकि होटल को तोड़ने में काफी लंबा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिस कारण जो आवाजाही करने वाले यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे पर्यटकों की बात की जाए, उन्हें वहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी नवीन, भूदसाव के चलते अब लोग जो है वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूरे जोशीमठ में सन्नाटा पसरा हुआ है। कितने लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं देवनगरी से?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर जोशीमठ देवनगरी की यहाँ पर बात होती है तो जोशीमठ नगरी इस वक्त लगभग पूरी तरह से प्लान होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जोशीमठ में जो रहने वाले कई लोग ऐसे भी मिले हैं जो 20 साल या 25-50 सालों से लगातार जो जोशीमठ में रहा कर रहे थे, जिनका जीवन यहीं से चल रहा था, वो लोग भी अब पलायन करते हुए देखे जा रहे हैं। कई जो यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं वो भी यहाँ से पलायन करते हुए देखे जा रहे हैं। काफी सन्नाटा इस वक्त जोशीमठ देवनगरी में पसरा हुआ है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद नवीन। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने बाजार में हो रहे पॉलिथीन के इस्तेमाल और लगातार सड़क घेरकर दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर करते हुए नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट को अतिक्रमण चिन्हित कर कार्रवाई करने और पॉलिथीन के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कालाडूंगी रोड पर हल्द्वानी फर्नीचर मार्ट में भी कमिश्नर ने छापा मारा, जहां आरा मशीन में लकड़ी के स्टॉक और बिजली खपत में संदिग्धता पाए जाने पर विद्युत विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जांच कराई। इसी के साथ ही खाम की जमीन पर बनी दुकानों में बिना परमिशन के 2 मंजिला बनाए जाने पर कई दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बाजार में टैक्स से चोरी कर लाए जा रहे गुटखे और सिगरेट पर भी जीएसटी के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी शहर की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने भी पॉलिथीन को जो पन्नी है कैरी बैग प्रतिबंधित किया है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें एक पीएलबी विचाराधीन है जिसमें निर्देश दिए हैं कि इससे बहुत सारे नुकसान हैं और हमारा जो सैनिटेशन का सिस्टम है वो इससे चोक हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हल्द्वानी सिटी में इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है और पिछले 6 महीने में कई निर्देश देने के बाद भी, कई वीसीज में कहने के बाद भी इनफैक्ट पॉलिथीन खुलेआम ही बिक रही है, सब्जी में हो चाहे फल में हो। इसमें कोई जागरूकता अभियान भी मुझे लगता नहीं कि हो रहा है कि अब झूला लेके चलें या कुछ और चलें। तो इसमें मैंने एक तो जो श्री मजिस्ट्रेट हैं और यहाँ पे नगर आयुक्त हैं जिनको देखना चाहिए, आप लोगों से भी स्पष्टीकरण लिया है कि इसमें प्रभावी कदम आप लोग उठाएं। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। कड़ाके की इस ठंड के बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में 22 तारीख से इस साल की पहली बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 18 और 19 जनवरी को हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं 20 जनवरी को एक्टिव होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में 22 से 24 जनवरी तक बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 20 से 24 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी हो सकती है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में 22 तारीख से इस साल की पहली बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में 21 तारीख से 25 तारीख तक एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, उत्तर भारत में ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसी बीच जानना चाहूंगी उत्तराखंड में किस तरह का मौसम देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ठंड का प्रकोप अभी जारी है। उत्तराखंड में शीतलहर है क्योंकि तकरीबन 100 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। उस मिलीमीटर के हिसाब से बारिश नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए थी और बारिश की जो क्षमता है वो भी काफी कम रही। तकरीबन नया साल हो चुका है और इस वर्ष भी यहाँ पर बर्फबारी उतनी तादाद में देखने को नहीं मिली जितनी पहले मिलती थी। मसूरी में थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है, धनौल्टी में बर्फबारी हुई है, चक्राता में बर्फबारी हुई है, साथ ही साथ ऊपरी जो हिमालय क्षेत्र है वहां पर भी बर्फबारी हुई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने ये भी अनुमान लगाया है कि आने वाले
4 से 5 दिन बाद उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश दस्तक दे सकती है और इसी के साथ कड़ाके की ठंड में भी इजाफा होने के आसार हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। हरिद्वार धर्म नगरी के लक्सर में स्थित रुद्र महादेव शिव मंदिर पर 14 जनवरी से भागवत कथा का आगाज हो चुका है, जिसमें दूर दूर से साधु संत समाज के सभी लोग एकजुट शामिल होकर कथा का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर सुंदर सुंदर झांकियों ने भक्तों का मन मोह लिया और उन्हें झूमने पर विवश कर दिया। आपको बता दें कि लक्सर में रुद्र महादेव शिव मंदिर पर चल रही इस भागवत कथा का समापन एक विशाल भंडारे के साथ आगामी 21 जनवरी को मंदिर पर जल तपस्या कर रहे फूलगिरी नागा महाराज की तपस्या पूरी होने पर किया जाएगा। मंदिर पर रहने वाले फूलगिरी महाराज लगभग पिछले 1 महीने से इस कड़ाके की सर्दी में जलधारा तपस्या कर रहे हैं। नौ तारीख से लेकर 109 घड़ों की तपस्या चल रही है। ये भागवत कथा का भी आयोजन रखा गया है। ये तपस्या का शुभ अवसर पर हमारे शुक्रवार का दिन पूर्ण तपस्या होगी। शनिवार का दिन हमारे विशाल भंडारा का आयोजन है। डोईवाला ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित हुई। बैठक में डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गेरोला के साथ सीडीओ देहरादून झरना कामठान के साथ तमाम पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनने के लिए विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीडीओ और विधायक को क्षेत्र की तमाम समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनके निराकरण की मांग की। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने जहां विकास अवरुद्ध न होने की बात कही तो कई प्रधानों ने बिजली की अघोषित कटौती की शिकायत कर समाधान की मांग की, जबकि सिंचाई, पेयजल और लोक निर्माण विभाग से जुड़ी समस्याओं को भी बैठक में रखकर समाधान करने की मांग की। बात हमारे लिए कि हमारे विधायक जी और मुख्य विकास अधिकारी हमारे बीच आज बीडीसी की बैठक में एक साथ पहुंचे हैं। वैसे तो विधायक जी पहले पिछली बैठकों में भी आए थे, लेकिन आज मुख्य विकास अधिकारी के कारण जनप्रतिनिधि में एक उत्साह का भाव था कि भाई सभी लोग आए थे कि उनकी समस्याओं का समाधान के लिए आज अधिकारी जिले से यहाँ पहुंचे हैं, तो काफ़ी सभी लोग आए हुए थे। नहीं तो ये स्थिति बनी हुई है कि आज बीडीसी की बैठक में हम जो भी प्रस्ताव देते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो निराश हैं, हताश भी हैं, क्योंकि हम बार बार एक ही प्रस्ताव को देने जाते हैं तो उतना काम हो नहीं पा रहा है, इसलिए सब निराश हैं। इसलिए आज काफ़ी उत्साह का भाव था, क्योंकि सीडीओ मैडम भी पहुंची थी, विधायक जी भी पहुंचे थे, तो सभी लोग आए हुए थे और हमारी जो समस्याएं, सभी जनप्रतिनिधियों की समस्याएं, अपनी अपनी समस्याएं उन्होंने उनके सामने रखी हैं। वाला ब्लॉक में बीडीसी की बैठक आहूत की गई थी, तो इसमें हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय और हमारे समस्त जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। और अब की बार जो है हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी भी अधिकांश मौजूद हैं। तो पूर्व में ये देखने में आया है कि कुछ सक्षम अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं रहते हैं, जिस वजह से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। तो हमने इसमें निर्देश दिए थे सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को कि जो सक्षम अधिकारी हैं वो बीडीसी की बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो आज उसका असर देखने को मिला है। यहाँ पे सक्षम अधिकारी बैठक में उपस्थित हैं और जो मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है जल निगम, जल संस्थान, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी आदि से संबंधित है, तो हमारे अधिकारियों ने समस्याओं को सुना है और उसको गंभीरता से लेंगे और जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण करने के लिए उनको समय भी दिया गया है। इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। हर युवा के हाथ रोजगार होगा, जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा। समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक
सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड की सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, समूह के थ्रू हमें मतलब पहचान दी कि हम कुछ कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है ITI में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे स्वप्न साकार। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना, PM सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तराखंड के भगवानपुर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार डीएम विनय शंकर के पास 38 शिकायतें आईं, जिसमें 16 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मुख्य शिकायत राजस्व विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान के संबंधित थी, जिसमें कुछ का निवारण कर दिया गया और कुछ का समाधान जल्द हो जाएगा। वहीं डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पिछले 8 महीने में खनन पर रोक लगी है और सबसे ज्यादा राजस्व वसूला गया है। दूसरी ओर डीएम हरिद्वार ने हरिद्वार पुलिस की खूब प्रशंसा की और क्राइम पर रोकथाम के लिए बधाई भी दी। कोटद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ लगातार चल रही चेकिंग अभियान के दौरान रिटायर्ड फौजी को 1 किलो 50 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। बरामद माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 लाख रुपए है। रिटायर्ड फौजी आर्थिक तंगी के कारण चरस बेचने का काम कर रहा था। अभियुक्त के खिलाफ तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
इसमें लगातार हम लोगों को कोटद्वार क्षेत्र में नशे की सामग्री की सप्लाई की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसमें हमने थाना स्तर से भी जो टीम गठित हुई थी उसे भी निर्देशित किया था कार्रवाई करने हेतु, एवं हमारी जो जनपद की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसे भी निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज उन्हें बड़ी सफलता मिली है, जिसमें लगभग 1 किलो 50 ग्राम चरस जो है उसकी बरामदगी की है। और ये जो अभियुक्त पकड़ा गया है ये भूतपूर्व सैनिक था और अभी इसमें पड़ताल की जा रही है कि कौन इसका मेन सप्लायर है जहां से ये ड्रग्स की सप्लाई हुई है, और लगभग इसकी जो कीमत है वो 2 लाख की कीमत की ड्रग्स पकड़ी है। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर की चैकी गैस प्लांट को सूचना मिलने पर चैकी परिसर के फैमिली कार्टर के पीछे मुख्य सड़क से लगते हुए नाले में एक महिला का शव मिलने से सूचना पर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा एसपी क्राइम रेखा यादव व कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ मौका निरीक्षण किया गया। नाले से शव निकालने पर महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं है। महिला की उम्र करीब 32 वर्ष है, जिसने नीले और लाल रंग का कुर्ता और लाल रंग की गर्म पजामी पहनी है। 40-45 साल की उम्र की महिला का जो है एक शव नाले में गिरा हुआ है, और नाला भी बहुत गहरा नहीं था, बहुत नॉर्मल जिसमें पानी जाता है, और ये इंडस्ट्रियल एरिया के पास की बात थी। चूँकि महिला से संबंधित अपराध से सूचना थी, इस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। प्राथमिक रूप से देख के ऐसा लगता है कि कोई नेचुरल घटना नहीं है कि कोई चलते में या किसी कारणों से नाले में गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। कहीं ना कहीं जो अब शव का जो गिरने की जगह थी और जो परिस्थितियाँ थी वो संदिग्ध प्रतीत हो रही। कोटद्वार क्षेत्र के कलाल घाटी इलाके में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। महिला चारा पत्ती लेने जंगल में गई थी। उसी दौरान एक पेड़ से हाई वोल्टेज करंट टच होने की वजह से महिला करंट की चपेट में आ गई। परिजनों द्वारा निजी वाहन से महिला को बेस हॉस्पिटल कोटद्वार लाया गया। इसके साथ ही परिजनों ने 108 पर आरोप लगाया कि 108 समय पर नहीं पहुंच पाई, जिसको लेकर परिजनों द्वारा बेस हॉस्पिटल में हंगामा किया गया। वहीं सीएमएस कोटद्वार ने बताया कि महिला को मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था। इसके साथ ही कहा कि 108 की सेवा हमारे अंडर नहीं आती। आज सुबह हमारे पड़ोस से एक महिला भावर क्षेत्र से चारा पत्ती लेने के लिए जंगल गए थे। गांव के पास ही गए थे और चारा पत्ती के लिए जब वो पेड़ के पास पहुंचे तो पेड़ से उनको करंट लग गया। बिजली की जो तार थी वो टच हो रही थी और उनको करंट लगा और उसके बाद लोगों के द्वारा जो है 108 को फ़ोन किया गया। 108 ने इनको गुमराह किया और 15 मिनट में जहाँ वो पहुँच सकती थी वो वहाँ नहीं पहुँची और आधे तक ये लोग लेकर आए। फिर से दोबारा उन्होंने शिफ्ट इनको किया और ड्राइवर का कहना था कि मेरी एम्बुलेंस के ऊपर हूटर नहीं चल रहा है, सायरन नहीं बज रहा है और ट्रैफिक में मैं फंस गया हूँ। तो कहीं ना कहीं सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे अभी आपकी विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप तमाम बिजली के पोलों को देखोगे, लॉपिंग कहीं पे नहीं हो रही है। आप हॉस्पिटल में देखेंगे कि मरीज को लेकर आए तो वहाँ पे वार्ड बॉय नहीं है। ये अस्पताल है, यहाँ व्यक्ति समय से आ जाएगा तो जितनी सुविधाएं इस छत के नीचे संभव है वो दी जाएंगी। अगर वो मरीज इस स्थिति का है कि उसकी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया नहीं हो सकती हैं तो उसे फिर आगे रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो मरीज आया था ये ब्रॉड डेड आया था, ये मरी हुई मृत अवस्था में आया था। तो वही कहीं ना कहीं मैंने उनसे वार्ता की, उनके परिजनों से। उन्होंने बताया साहब हमने 108 को बुलाया था। 108 मेरे जुरिसडिक्शन में नहीं आती, मेरे उसके क्षेत्र के बाहर है। 108 मेरे से लग के काम करती है, लाएगी हमारे यहाँ मरीज, लेकिन उसको कौन ऑपरेट करता है, किसने लेट किया, ये उनका सिस्टम, उनका जो उनका मैंने वो पता उनको दे भी दिया है कि उनसे कांटेक्ट कर लेंगे क्यों लेट हुआ 108 में। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। यहाँ हर वार्ड के लगभग सभी घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। जोशीमठ नगर पालिका में राहत शिविर की व्यवस्था की गई है। यहाँ कई परिवार इस वक्त राहत शिविर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा राहत शिविरों में भोजन व्यवस्था भी कर दी गई है और जिस दौरान राहत शिविरों में काफी भीड़भाड़ देखी जा रही है। भोजन करने वालों की, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जोशीमठ देवनगरी के राहत शिविरों में किस तरह से भीड़भाड़ दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आप बता दें कि राहत शिविरों में जोशीमठ में जो पुलिस प्रशासन की टीम लगातार राहत बचाव के कार्यों में लगी हुई है, वह जवान भी इस वक्त राहत शिविरों में भोजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
जोशीमठ में भूदसाव को लेकर कार्रवाई जारी। प्रभावित दोनों होटल्स का पहला मंजिल गिराया। कई परिवारों के आशियाने भी इनकी वजह से खतरे की जद में। भूदसाव के खतरे की जद के चलते जोशीमठ में पसरा सन्नाटा। देवनगरी से आशियाने छोड़ पलायन को मजबूर लोग। चारों तरफ दहशत का माहौल। जोशीमठ में दरारों को भरने पहुंची टीम का लोगों ने किया विरोध। धामी सरकार पर लगाए मुआवजा और विस्थापन के लिए जगह न देने के आरोप। शहरी विकास मंत्री ने कहा, मास्टर प्लान के तहत होंगे निर्माण कार्य। कुमाऊं कमिश्नर का हल्द्वानी दौरा। शहर में अतिक्रमण और पॉलिथीन उपयोग पर जताई नाराजगी। नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट को दिए कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में सर्दी का सितम। पहाड़ से मैदान तक कोहरा। शीतलहर की डबल मार। पड़ रही हाड़ कपाने वाली ठंड। कई जिलों में माइनस में पहुंचा पारा। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ आज नागरिकों को आसानी से मिल रहा है। मुफ्त दवाएं, मुफ्त डायग्नोसिस, मुफ्त पैथोलॉजी जांच के साथ साथ आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, श्रम विभाग कार्ड और स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्डों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। सरकार का मकसद है मरीजों को बेहतर और किफायती इलाज मिले। निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार ने पकड़ी रफ्तार। नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी दे रही सरकार। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान योजना में 102 राजकीय, 120 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए। 25 प्रमुख बीमारियों के 1600 पैकेज दे रही राज्य सरकार। प्रदेश